नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं यहां पर करंट अफेयर्स की 500 प्लस सीरीज़ लेकर के आपके सामने हूं, जो कि अक्टूबर 2023 से लेकर के अक्टूबर 2024 तक या हो सकता है सितंबर 2024 तक के कंटेंट को कंप्लीट करेगी, जो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर अवेलेबल है वीडियो के माध्यम से। उसके साथ साथ उसकी पीडीएफ भी हमारे इस टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड की जाती है। टेलीग्राम चैनल पर 1 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर हैं, आप एक बार सर्च कर सकते हैं यूपीएससी हिंदी 4CS, ठीक है, ये 4 लिखना है। चलिए, आगे की बात यह है कि इसके साथ साथ हमने ये भी एक इनिशिएटिव लाने की योजना बना रखी है कि जनवरी से मंथली बेसिस पर अगस्त सितंबर तक के करंट अफेयर्स को एग्ज़ाम से पहले कवर करा दिया जाए, ठीक है, जिसकी एक सीरीज़ कल या परसों में आपके सामने प्रस्तुत कर दी जाएगी। उसके साथ में मेरे ही द्वारा एक अलग करंट आपके मैपिंग की क्लासेस का भी अरेंजमेंट चल रहा है, जिस पर जैसे ही कंटेंट बन जाता है मैं उसको भी लेकर के आपके सामने आऊँगा। उसके साथ साथ अगर आप अपनी तैयारी में थोड़ा सा वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं, कुछ अतिरिक्त चीज़ें देखना चाहते हैं, तो बहुत सारे पेड कोर्सेज भी चल रहे हैं, जिसमें कुछ स्पेसिफिक जानकारी दी जाएगी जो कि आपकी आगामी परीक्षा जो कि 27 अक्टूबर को है और दूसरी RO की परीक्षा जो कि दिसंबर में है, उसमें ज़रूर मदद करेगी, ठीक है। तो उन दोस्तों से मैं कहना चाहता हूँ जो ये वीडियो पहली बार देखने वाले हैं, अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक ज़रूर किया करिए। कल भी मैंने कहा कि लगभग 1000 लोग नियमित रूप से इस वीडियो को देखते हैं, लेकिन जो लाइक्स आती हैं वो कुछ 25-30 ही रहती हैं। तो मैं कहता हूं कि जब वीडियो आप देखना स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले लाइक बटन दबा दिया करो, क्योंकि वीडियो देखते देखते आप इतना उसमें खो जाते हो कि फिर जो है लाइक बटन दबाना भूल जाते हो। मैंने एक चीज़ और कही है कि अगर कंटेंट के साथ आपको जुड़ना है, जैसे कई लोग कहते हैं कि सर कंटेंट के साथ कंटेंट अच्छा है सर, आपसे कैसे मिले, या बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कंटेंट के साथ अगर आपको जुड़ना है, हमारे साथ सच में जुड़ना है, तो आप कमेंट बॉक्स का यूज़ करो। कमेंट बॉक्स में अपने वैल्यूएबल कमेंट्स डालो, और अगर वो कमेंट्स हम लोग को अच्छे लगेंगे तो हम लोग उसके ऊपर रिप्लाई ज़रूर करते हैं, ठीक है। अमूमन जितने भी दोस्तों के कमेंट्स अच्छे होते उन पर कुछ ना कुछ रिप्लाई ज़रूर किया जाता है। उसके साथ एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जब ये वीडियो स्टार्ट होती है तो मैं बीच बीच में बहुत सारे प्रश्न पूछता रहता हूँ, जो कि स्टैटिक या किसी परीक्षा से मतलब विगत वर्ष के प्रश्नों में से ही कुछ चुनिंदा प्रश्न होते हैं। तो कोशिश किया करिए कि आप लोग थोड़ा सेशन को इंटरेक्टिव रखिए, कि अभी ये पेड नहीं है, ये फ्री क्लासेस हैं और आपकी रिकॉर्डेड मोड में जा रही हैं, तो थोड़ा इंटरेक्शन बढ़ाने के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स का यूज़ जरूर करिए। पहली खबर वो है जो कल मैंने पढ़ रखी थी, जो कल की लास्ट क्वेश्चन था हम लोग का। एक बार फिर से प्रश्न मैं पढ़ देता हूँ कि व्हाट इज़ द ब्रह्मा 2D दैट वाज इन द न्यूज़ रिसेंटली। तो लास्ट ईयर दिसंबर के आसपास में ये खबरों में था कि ब्रह्मा 2D क्या है। तो ये ब्रेडेड नदी विश्लेषण के लिए एक गणितीय मॉडल है, मीन्स अ मैथमेटिकल मॉडल फॉर ब्रेडेड रिवर एनालिसिस। चलिए एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT गुवाहाटी के जो भी रिसर्चर्स हैं, उन्होंने एक स्वदेशी नदी मॉडल जो है खोजा है, जिसका नाम है ब्रह्मा 2D। तो याद रखिएगा इसको, ब्रह्मा 2D क्या है, तो स्वदेशी नदी मॉडल या इंडिजीनियस रिवर मॉडल है। ये ब्रह्मा 2D जो है ब्रेडेड रिवर एड हाइड्रोमॉर्फोलॉजिकल एनालाइजर है। ओके, एक बारी मैं फुल फॉर्म के लिए पूरा लिख देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर फुल फॉर्म लिख दिया है, ब्रेडेड रिवर एड हाइड्रोमॉर्फोलॉजिकल एनालाइजर। ब्रह्मपुत्र जैसी बड़ी जो ब्रेडेड नदियां हैं उनके प्रवाह को मापने के लिए गणितीय मॉडल या मैथमेटिकल मॉडल जो है बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है? IIT गुवाहाटी के द्वारा बनाया गया है। ये जो है एक अर्ध 3D नदी प्रवाह मॉडल है, मतलब सेमी 3D जो है रिवर फ्लो मॉडल है। इसको समझने में मदद करता है कि नदी के अंदर जो गहराई है, अलग अलग गहराई है, उस पर पानी कितनी तेज़ी से चलता है और नदी के किनारे के कटाव को रोकने के लिए स्थापित स्पर जैसी संरचना और इसके परिसंचरण से क्या होता है, ठीक है। तो ये जो है किसके अंडर में काम कर रहे थे? IIT गुवाहाटी के शोधकर्ता। तो इसमें केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के तहत ब्रह्मपुत्र बोर्ड का जो है सहयोग था। तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। याद रखिएगा, ब्रह्मा 2D का नाम जब भी आएगा तो आप ब्रेडेड रिवर से इसको कनेक्ट करके और मैथमेटिकल मॉडल को टिक करिएगा। अगला प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पर मैं कुछ लिंक्ड क्वेश्चन भी आपसे पूछूंगा। प्रश्न है, पेंटोइया टैगोरी जो हाल ही में समाचारों में देखी गई क्या है? पेंटोइया टैगोरी रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज अ। तो नाम याद रख लीजिए, पेंटोइया टैगोरी में टैगोर आ रहा है, ठीक है, तो जरूर टैगोर जी का कुछ योगदान होगा, क्योंकि इनके नाम पर ही इसका नाम रखा गया है। तो ये एक तरह का बैक्टीरिया है, ठीक है।
जिसको विश्व भारती यूनिवर्सिटी के लोगों ने खोजा है। ठीक है, तो विश्व भारती यूनिवर्सिटी के जो भी रिसर्चर्स हैं उन्होंने खोजा है पेंटोइया टैगोरी को, और इन्हीं के नाम पर इसका नाम रख दिया है। ठीक है, मतलब टैगोर जी के नाम पर ही इसका नाम पेंटोइया टैगोरी पीछे रख दिया है, और एक तरह का बैक्टीरिया है। एक बार क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन प्रॉपर देख लेते हैं कि कोलकाता के विश्व भारती के इस्टेब्लिशमेंट किसने किया था। सबसे पहले आपको ये बताना है कि विश्व भारती यूनिवर्सिटी जो है उसको कौन स्थापित किया। उसके साथ साथ बताइए शांति निकेतन, जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल हो गई है, इसकी स्थापना किसने की। दोनों क्वेश्चन का आंसर करिए। ठीक है, ये शांति निकेतन वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो विश्व भारती के शोधकर्ताओं की एक टीम थी, जो भी रिसर्चर्स थे उनकी जो टीम थी, उन्होंने बैक्टीरिया की एक नई प्रजाति की पहचान की है, जिसे नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर की श्रद्धांजलि देने के लिए पेंटोइया टैगोरी नाम दिया गया है। एक चीज़ और बता सकते हैं आप लोग कि रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को किस वर्ष, विच ईयर, ठीक है, इन विच ईयर आपका नोबेल प्राइज मिला हुआ था, आपको बताना है, और किस बुक के लिए मिला था ये भी बताइएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मैंने आपको हिंट भी दे दिया है। खोज कहाँ की गई थी जो पेंटोइया टैगोरी थी, इसको झरिया कोल माइन में एक मिट्टी का जो सैंपल था उसमें निकाला गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इसके बारे में है कि जो पेंटोइया टैगोरी है ये आपके कमर्शियल फर्टिलाइज़र के यूसेज को कम कर देगा। मतलब जो भी हम लोग कमर्शियली जो फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, ठीक है, खेतों में, उसके प्रयोग को कम कर सकता है। इसके अंदर पौधों को वृद्धि कराने के लिए अद्वितीय गुण देखे गए हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, और नाइट्रोजन की पूर्ति और फास्फोरस सबको जो है घुलनशील बनाने में भी सहायक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इस पर स्टार मार्क कर देता हूँ। पेंटोइया टैगोरी से क्वेश्चन आने के चांसेस एग्जामिनेशन में है। कल भी मैंने बताया था, अगर आप पहली बार देख रहे हो तो मैं बता देता हूँ कि जिन क्वेश्चंस को मैं स्टार मार्क करता हूँ उसे एग्जामिनेशन में देख करके जरूर जाना है। उसके अलावा आप जो जो चाहे वो पढ़ सकते हैं, लेकिन जिन क्वेश्चन को मैं स्टार मार्क करता हूँ उन्हें एग्जामिनेशन में देख करके जरूर जाना है मित्रों। ठीक है, चलिए कल का एक प्रश्न था जो मैंने हंसी मजाक में आपको बताया था, मित्रों करके जो प्रश्न था, ठीक है, उससे रिलेटेड भी प्रश्न मैं आपको यहां पर अभी पूछूंगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में समाचारों में देखा गया अफ्राफ्लेसिला एडवाथुरेंसिस, ठीक है, सेम चीज यहां पर लिखी हुई है, अफ्राफ्लेसिला एडवाथुरेंसिस रिसेंटली सीन इन न्यूज इज अ स्पीसीज ऑफ। तो किस चीज़ की स्पीसीज है, कौन सी प्रजाति है, किसकी प्रजाति है। चार ऑप्शन है, मोलस्क, सांप, मेढक या मकड़ी। तो बता देना चाहता हूं कि ये स्पाइडर की प्रजाति है। मैं फोटो भी आपको दिखा देता हूं, बस एक सेकंड वेट करिए। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, ये मकड़ी की प्रजाति है जिसका नाम है अफ्राफ्लेसिला एडवाथुरेंजेनेसिस। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि थोड़ा सा दिमाग में सेट हो रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर एग्जामिनेशन में आपको कहीं दिखता है तो बिल्कुल गलती नहीं करेंगे, मैं ये मानता हूँ। एक बारी मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, फिर से सुन लीजिए, क्योंकि सुनने से ही चीज़ें ज़्यादा याद होती हैं। बेसिकली जब हम रिसाइट करते हैं ना, बार बार बोलते हैं, तो चीज़ें ज़्यादा याद हो जाती हैं, हमारे मस्तिष्क पटल पर वो चीज़ें छपती हैं, जैसे प्रिंटर पर छपता है ना इंक के द्वारा, उसी तरीके से ये चीज़ें छपती हैं और हमारे न्यूरॉन्स में स्टोर होती हैं। अफ्राफ्लेसिला एडवाथुरेंसिस, ठीक है, चलिए एक स्पाइडर की प्रजाति है। एक बारी देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या कह रहा है। तो केरल और तमिलनाडु मतलब साउथ इंडिया में इसकी खोज की गई है। जंपिंग स्पाइडर है, इसकी दो नई प्रजातियां खोजी गई हैं, ठीक है, जिसका जीनस जो है वो अफ्राफ्लेसिला है। कहाँ मिला है, तो इरिजला कुडा में मिला है और कुटनाड में देखे गए हैं। ठीक है, बाकी अब जो इसकी ज्ञात प्रजातियां हैं टोटल, इससे कोई मतलब नहीं है, हालांकि 47 हो गई है। ठीक है, सबसे अधिक ये अफ्रीका में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन आया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मुझे लगता है कि यूपी पीसीएस या यूपी के आरओ में आने के चांसेस हैं। 5 स्टार मैं इस क्वेश्चन को दिया हूँ, बहुत ध्यान से इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका फोटो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पूछा हुआ है ड्रेक पैसेज, क्या पूछा हुआ है, ड्रेक पैसेज, ठीक है, रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड बिटवीन। तो ड्रेक पैसेज काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, जो कि समाचारों में देखा गया, किसके बीच में स्थित है। तो ये स्थित है आपका, डायरेक्टली मैं बता रहा हूँ, अंटार्कटिका प्रायद्वीप और दक्षिण अमेरिका के बीच में। ठीक है, यानी कि जब आप साउथ अमेरिका को देखोगे तो साउथ अमेरिका कुछ इस तरीके से आता है। ठीक है, और इसके बाद
नीचे का पोर्शन जब देखेंगे तो आप इधर जो है अंटार्कटिका थोड़ी दूरी से स्टार्ट होता है। अब एग्जैक्टली अंटार्कटिका तो मैं बहुत नहीं बना पाऊंगा, बस कुछ ऐसे अंटार्कटिका का पूंछ निकला हुआ है, ठीक है, इतना नहीं निकला है बट कुछ ऐसे निकला है, ठीक। और ऊपर से आपका साउथ अमेरिका इस तरह से बना हुआ है। तो इसके बीच में जो है ना, ये ड्रेक पैसेज है, ड्रेक पासेज या पैसेज कुछ भी बोलिए, ठीक है, इसके बीच में ही है। याद रखिएगा दोस्तों, एक बार फोटो मैं इसकी क्लियर दिखाता हूँ आपके लिए। मैं इसकी 2 फोटो लेकर के आया हूँ इसीलिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें जो भूगोल की चीज़ें होती हैं वो डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछता है, उसमें कुछ भी उसको चेंज नहीं करना। ये कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है जिसमें कुछ चेंज करके पूछा जा सके। फ़ोटो आपके सामने आ रही है। तो दोस्तों देखिए, एक है ये ड्रेक पैसेज, आपको दिख रही होगी, ठीक है। ऊपर जो है अर्जेंटीना का पोर्शन दिख रहा है, थोड़ा चिली का पोर्शन भी ऊपर दिख रहा है, और जब नीचे आओगे तो सदर्न ओशन दिख रहा है, और उसके नीचे का कुछ पोर्शन जो कटा हुआ है वही आपका अंटार्कटिका है। एक बार दूसरे फोटो में भी देख लीजिए, इसमें देखिए काफ़ी क्लियर दिख रही है, यहाँ पर अंटार्कटिका बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है, और अंटार्कटिका की वो जो पूंछ मैं दिखा रहा था जिसको अंटार्कटिक पेनिनसुला लिखा हुआ है, उसके पास ही ड्रेक पैसेज दिख रहा है, और किनारे जो है साउथ अमेरिका दिख रही है, ठीक है। तो मुझे आशा है कि ये फोटो आप एग्जैक्टली समझ रहे होंगे कि कहाँ है। अब चूंकि पूछा हुआ है कि अंटार्कटिका पेनिनसुला के बीच में, तो आपको अंटार्कटिका पेनिनसुला भी दिख रहा है। अब इस न्यूज़ के जो है चर्चा में आने के बाद जो अंटार्कटिका महाद्वीप है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमेशा अमंडसन सी देख लीजिए, रॉस सी देख लीजिए, डेविस सी दिख रहा है फोटो में, ठीक है। डेविस सी आपका पूर्वी साइड में दिख रहा है, अमंडसन सी आपका पश्चिमी साइड में दिख रहा है, साउथ में आपका रॉस सी दिख रहा है अंटार्कटिक के, वेडल सी ऊपर दिख रहा है। तो कुछ नाम ऐसे ही मोटी मोटा याद रखिए, क्योंकि डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछ देगा कि भाई रॉस सी कहाँ स्थित है या रॉस आइस शेल्फ कहाँ स्थित है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में भी देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन, कि दक्षिणी महासागर में एक शोध अभियान के समुद्री पर्वतों की एक श्रृंखला का मानचित्रण किया जो अंटार्कटिक सरकमपोलर करंट को आकार देने में मदद करती है। इसका निर्माण लगभग 34 मिलियन वर्ष पहले हुआ था, जब अंटार्कटिक और दक्षिण अमेरिका अलग हो गए थे, जिससे ड्रेक मार्ग का निर्माण हुआ। इसी को ड्रेक पैसेज या ड्रेक मार्ग कहते हैं। यह मार्ग अंटार्कटिका प्रायद्वीप के सिरे और दक्षिण अमेरिका के बीच स्थित है। यह प्रशांत, अटलांटिक और भारतीय महासागरों के दक्षिण में विश्व महासागर के हिस्से और 60 डिग्री दक्षिण से नीचे अंटार्कटिका के आसपास उनके सहायक समुद्रों से बना है, ठीक है। तो किससे बना है ये इंपॉर्टेंट नहीं, कहाँ स्थित है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कितने वर्ष पुराना है इसके बारे में भी आपको पता चल गया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि अंटार्कटिक सरकमपोलर करंट को आकार देने में मदद करता है। मतलब कि जो भी धारा आपके अंटार्कटिक से होकर के जाती है और साउथ अमेरिका के बीच में, वो आपकी किस तरह से जाती है, ड्रेक पैसेज उसको जाने में मदद करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वैंक्स गार्डन छिपकली एक घटिया टाइप की छिपकली है देखने में, जो कि हाल ही में समाचारों में देखी गई, मुख्य रूप से पाई जाती है। तो वैंक्स गार्डन के साथ अगर छिपकली या लिजर्ड ना लगाए तो भी हम लोग आंसर करने में सक्षम हो, ऐसा आप याद करिए कि वैंग कोई अंकल हैं जिनके गार्डन में छिपकली पाई जाती है, ठीक है। तो वैंक्स गार्डन मतलब अंकल वैंग के गार्डन में क्या पाया जाता है, तो छिपकली पाई जाती है। मान लीजिए कि अगर ना दे, और कहाँ पाई गई, तो ऐसी ऊट पटांग चीज़ें कहाँ पाई जाती हैं, मैं बताता हूँ आपसे कि ऐसी ऊट पटांग चीज़ें चाइना में ही देखने को मिलती हैं। तो ये छिपकली खोजी गई, एशिया में पाई जाती है। फोटो दिखा दे रहा हूँ, एक घटिया टाइप की छिपकली है, आप देख सकते हो यहाँ पर। अगर इसे आप घटिया ना कहो तो क्या कहोगे, ठीक है। अगर ये बहुत खूबसूरत लग रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग बता दो कि बहुत खूबसूरत छिपकली है, ठीक है। तो यही इसका नाम है। चलिए आगे चलते हैं, एक्सप्लेनेशन भी एक बारी देख लेते हैं। कह रहा है कि चीन में एक नई सरीसृप यानी कि रेप्टाइल्स की प्रजाति खोजी गई जिसे वैंक्स गार्डन छिपकली कहा गया, और ये इगुआना की एक नई प्रजाति है, ठीक है। बाकी इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं जो हम ज़्यादा नहीं देखेंगे, बस ये जान जाएंगे कि दक्षिणी चीन में और उत्तरी वियतनाम के जो आपका सब ट्रॉपिकल सदाबहार एरिया है, यानी कि सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन ब्रॉड लीफ वाले जो जंगल होते हैं वहाँ पर ये पाई जाती हैं, ठीक है। बस इतनी चीज़ देख करके आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये भी हो जाता है, तो एक बार क्वेश्चन और इंग्लिश में देख लेते हैं कि व्हेन डज द इंडियन जुडिशियल कोड अप्लाई इन द कंटेक्स्ट ऑफ मॉब लिंचिंग। सॉरी, हाँ ठीक है, सही है। तो इसमें 3-4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला देता है कि व्हेन 3 और मोर पर्सन कमिट मर्डर। पहले समझ लो कि मॉब लिंचिंग क्या होती है। मॉब लिंचिंग ये होती है कि कुछ लोग जुटते हैं, ठीक है, एक साथ, और किसी एक बात को लेकर के, चाहे वो रिलीजियस हो, चाहे उनके कोई टेनेट हो, टेनेट मतलब कि उनका कोई विश्वास हो, धार्मिक हो, ठीक है, या जातिगत हो, उस बात पे आहत होकर के
मॉब लिंचिंग में आपकी पिटाई कर देते हैं, आपके साथ बुरा व्यवहार करते हैं एक साथ, ठीक है, और इस तरह से आपके साथ मार पिटाई कर सकते हैं कि आपकी डेथ भी हो जाए, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं मॉब लिंचिंग। मॉब लिंचिंग बेसिकली आपका ये कहा जा सकता है कि वेस्ट कंट्रीज से ही लिया हुआ वर्ड है। काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में इसलिए रहा कि क्योंकि मॉब लिंचिंग की घटनाएं जो हैं वो पिछले 1 दशक में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। तो अभी कह रहा है कि मॉब लिंचिंग इंडियन जुडिशियल कोड के अनुसार कब पहचाना जाएगा। तो पहला ऑप्शन था कि व्हेन 3 और मोर पर्सन्स कमिट अ मर्डर, जब 3 या ज़्यादा लोग मिलके कोई मर्डर कर दिए। व्हेन अ मॉब ऑफ 5 और मोर पर्सन कमिट मर्डर ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक फैक्टर, तो कोई विशेष कारक है जिसके आधार पर 5 लोग या व्यक्ति की भीड़ मिलकर के किसी व्यक्ति की हत्या कर दी। फिर कहता है व्हेन एनी वायलेंट एक्ट टेक्स प्लेस इन अ पब्लिक प्लेस, जब कोई सार्वजनिक स्थान पर कोई हिंसात्मक कार्य हो गया तो उसको मॉब लिंचिंग कहेंगे। या व्हेन पॉलिटिकल लीडर्स आर इन्वॉल्व्ड इन वायलेंट इंसिडेंट, या राजनीतिक नेता हिंसक घटनाओं में शामिल हो गए तो कहेंगे। तो जो करेक्ट आंसर है वो है बी, किसके अकॉर्डिंग इंडियन जुडिशियल कोड तभी अप्लाई होगा या तब उसको रिकॉग्नाइज करेगा जब व्हेन अ मॉब ऑफ 5 और मोर पर्सन कमिट मर्डर ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक फैक्टर। तो मैंने स्पेसिफिक फैक्टर के बारे में आपसे बता भी दिया है, ठीक है। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखते हैं, फिर मैं आपको इसके बारे में और बताता हूँ। एक्सप्लेनेशन ये है कि भारतीय न्याय संहिता, जिसको BNS बोल रहे हैं, भारतीय न्याय संहिता BNS के प्रावधान मॉब लिंचिंग और घृणा अपराध, हत्याओं से संबंधित अपराध को परिभाषित किया जाता है। कहा जाता है कि विशेष रूप से जब 5 या अधिक व्यक्तियों का समूह नस्ल, जाति, समुदाय, व्यक्तिगत विश्वास जैसे कारकों के आधार पर हत्या कर देता है, ठीक है। प्रारंभ में विधेयक में न्यूनतम 7 साल की सजा का प्रावधान था, लेकिन बाद में इस हत्या की सजा को इसमें हत्या की सजा के साथ इसको जोड़ दिया गया। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से लिंचिंग के मुद्दे पर समाधान के लिए कानून बनाने की मांग की थी, ठीक है, क्योंकि जो 1860 का आपका अधिनियम था IPC, उसमें स्पष्ट रूप से मॉब लिंचिंग को एक्सप्लेन नहीं किया गया या वर्ड ही शामिल नहीं किया गया था। उस समय क्या हुआ, 2018 में जब मांग की गई तो तहसीम S पूनावाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मैंने ऊपर लिख रखा है तहसीम S पूनावाला, ठीक है, वर्सेस भारत स्टेट, मतलब यूनियन ऑफ इंडिया। 2018 में एक फैसला आता है जो कहता है कि सैक्रोसैंक्ट ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट लाइफ्स, मतलब जो स्टेट है, जो हमारा राज्य है, उसका परम कर्तव्य बन जाता है कि लाइफ्स को, यानी कि जो भी जीवन है लोगों का, उसको क्या किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है। तो वाद याद रखेंगे, तहसीन S पूनावाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का ये वाद है। किससे रिलेटेड है, तो मॉब लिंचिंग से रिलेटेड है। क्यों ये चीज़ आई, क्योंकि पहले जो 1860 का IPC था उसमें पूरी तरह से इसको क्लैरिफाई नहीं किया गया था कि मॉब लिंचिंग क्या है, या ये जो शब्द है लिंचिंग, मॉब लिंचिंग, उसको जो है कोई पाठ मौजूद नहीं था। मॉब लिंचिंग होता क्या है, तो अगर 5 लोग या कुछ व्यक्तियों का समूह, 5 लोगों का झुंड या व्यक्तियों का समूह मिलकर के किसी व्यक्ति की किसी एक विशेष कारण से, कारण क्या हो सकता है, एक टॉपिक हो सकता है कि नस्ल हो सकती है, जाति, समुदाय या व्यक्तिगत विश्वास उनके आहत हो रहे हैं, उस बेसिस पर किसी की हत्या कर दे तो मॉब लिंचिंग कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस रिलीज द ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट? देखिए, अगर आपने चैनल अभी बीच से देखना स्टार्ट किया है तो बता दे रहा हूँ, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, UPSC हिंदी फॉर CS, ये यूट्यूब चैनल है जिस पर आप इस वीडियो को पा रहे हो। और अगर आपको कोई पेड कोर्स ज्वाइन करना है तो नीचे दिए हुए 2 नंबर हैं जिन पर आप पेड कोर्स के बारे में सूचना ले सकते हो, या टेलीग्राम चैनल से सूचना ले करके पेमेंट करने के बाद आप इन दोनों पर स्क्रीनशॉट भेज करके ज्वाइन कर सकते हो। इसके साथ साथ UPSC हिंदी डेली क्विज नाम से भी एक ग्रुप बना हुआ है, जिसमें कुछ दिन पहले तो 30,000 प्लस सब्सक्राइबर थे, 33,000 के आसपास। अभी उस ग्रुप की विशेषता ये है कि लगभग 20 प्रश्न आपको GS से रिलेटेड मिलते हैं, जो कि किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे फिर वो IAS का एग्जाम हो, UPPCS का एग्जाम हो या RO का एग्जाम हो। उसके साथ साथ RO स्पेसिफिक उसमें 10 वर्ड जो है हिंदी के भी ऑब्जेक्टिव दिए जाते हैं। तो पूरी तरह से वो आपका निःशुल्क है। आप कोई टेस्ट सीरीज इधर उधर ज्वाइन करने जाओगे फिर भी आप उसमें डेली प्रैक्टिस के रूप में कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको टेस्ट का एक बना बनाया प्रारूप मिलेगा। यहाँ पर आपको डेली प्रैक्टिस के 30 प्रश्न मिलते हैं, डेली 30 प्रश्न मिलते हैं। अगर आप 1 महीने सॉल्व करोगे तो आपके 900 प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। और अगर डेली 30 प्रश्न सॉल्व कर रहे हो,
100 दिन के हिसाब से अगर सॉल्व करोगे तो आप 3000 प्रश्न सॉल्व कर लोगे। उसमें जो प्रश्न अच्छे लगते हैं उनको आप सेव करके रख सकते हो, या तो फिर आप उसको नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, तो प्रश्न जो था ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट को लेकर के था। हम लोग फिर से वापस वहीं आ जाते हैं। तो ये जो रिपोर्ट है इसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जारी करता है। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि IMF जो है, ठीक है, पहला कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ठीक है, और दूसरा बताना है कि अभी वर्तमान में इसको हेड कौन कर रहा है, मतलब इसका IMF का हेड कौन है। ठीक है, एक बारी थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख करके इसको स्किप करके आगे चलते हैं। कह रहा है कि वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जिसको बोलते हैं, ये बाजार की वर्तमान स्थिति का व्यापक अवलोकन प्रदान करती है और उभरते बाजार वित्त पोषण पर प्रकाश डालता है। ठीक है, मतलब बाजार के बारे में बहुत सारी बातें बताता है और IMF द्वारा इसको जारी किया जाता है। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। काफ़ी बढ़िया प्रश्न है, एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 4 स्टार मैं इसको दे रहा हूँ, 4 स्टार क्वेश्चन है ये। ठीक है, आने के चांसेस एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा है। प्रश्न पूछता है कि R21 मैट्रिक्स M वैक्सीन संबंध में 3 स्टेटमेंट दी हुई हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग R21 या मैट्रिक्स M वैक्सीन। तो सबको लगभग पता होगा कि मैट्रिक्स M वैक्सीन जो है ये किससे रिलेटेड है, तो मलेरिया से रिलेटेड एक वैक्सीन बनाई गई है। ठीक है, पहला ऑप्शन है कि यह बच्चों में मलेरिया की रोकथाम के लिए WHO द्वारा अनुमोदित एक नई वैक्सीन है, तो बिल्कुल करेक्ट है। दिस इज अ न्यू वैक्सीन अप्रूव्ड बाय WHO फॉर द प्रिवेंशन ऑफ मलेरिया इन चिल्ड्रन। तो की पॉइंट है मलेरिया इन चिल्ड्रन। ठीक है, की पॉइंट को ध्यान रखेंगे। चलिए, पहला पॉइंट तो बिल्कुल सही है। दूसरा है यह वैक्सीन इंजेक्शन के बजाय मुख के माध्यम से दी जाती है, मतलब ओरली दी जाती है। ये चीज़ गलत है क्योंकि ये आपके इंट्रामस्कुलर यानी कि मसल्स के अंदर दी जाने वाली जो है, मसल्स के बीच में, दोनों मसल्स के बीच में दी जाने वाली वैक्सीन है, तो ये गलत हो जाता है। दूसरा जो है बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। ये ओरल वैक्सीन नहीं है, जैसे पोलियो पीते थे उस तरह की वैक्सीन नहीं है। ये आपके इंट्रामस्कुलर वैक्सीन है, यानी कि मसल्स में दी जाती है। तीसरा है कि R21 वैक्सीन जो है RTS अथवा SAS01 वैक्सीन के बाद WHO द्वारा अनुशंसित दूसरी मलेरिया का वैक्सीन है। तो कीवर्ड क्या है कि इसमें कीवर्ड है कि ये सेकेंड मलेरिया वैक्सीन है, किसके बाद, तो RTS SAS01 के बाद। ठीक है, कौन सी, तो R21 वैक्सीन जो अभी आई है जो कि रिकमेंड की गई थी 2021 में। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अब पूछ रहा है हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। ओनली 1, केवल एक करेक्ट है। ओनली 2, 2 स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑल 3, तो UPSC टाइप का इसमें ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, तो ओनली 2 यानी कि 2 स्टेटमेंट करेक्ट है। कौन कौन से करेक्ट है, तो पहला और तीसरा जो है वो करेक्ट है। ठीक है चलो एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि जो WHO है उसने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित जो है एक मलेरिया की वैक्सीन को पूर्व योग्य टीके के सूची में जोड़ दिया है। और ये वैक्सीन जो है उच्च जोखिम वाले देशों में मलेरिया से बचने के लिए WHO द्वारा अनुशंसित एक मलेरिया वैक्सीन है। तो अब यहाँ पर एक प्रश्न आ जाता है कि प्रश्न आपके सामने है कि उत्तर प्रदेश में मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कब तक है। ठीक है, पहला ये बताना है, फिर बताना है भारत में मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कब तक है, और बताना है विश्व में मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कब तक है। ठीक है, तीनों बातें जो है कमेंट बॉक्स में जो सबसे पहले बताएगा उसके कमेंट को मैं पिन कर दूंगा। उसके साथ साथ जितने क्वेश्चन पूछा हूं उसको भी बताने का प्रयास करिएगा। कमेंट को पिन कर दूंगा, सबसे ऊपर आपका कमेंट ही दिखाई देगा और अगले लेक्चर में आपका नाम लेकर के भी बता दूंगा। चलिए, तो इसमें जो है WHO के अनुशंसित एक मलेरिया वैक्सीन है। कैसे होता है मलेरिया, तो बहुत पहले जो है ऐड आया करता था कि जाड़ा लग के आए बुखार तो समझो मलेरिया का है प्रहार। तो जितनी भी चीज़ें घर में रहती हैं जिसमें पानी भरा सके, जैसे टायर हो गया, पुराने डिब्बे हो गए घर में, तो उसमें क्या होता है कि अंडे जो मच्छर जो होता है वो अपने अंडे देता है या लार्वा देता है, जो भी कह सकते हो। किस पे देता है, तो सरफेस ऑफ वाटर पे देता है। तो कहीं भी पानी का जमाव नहीं होने देना चाहिए। उसमें ऑयल डालने की एक प्रथा चलती है। ऑयल डालने से क्या होगा, ऑयल डालने से जो आपका सरफेस टेंशन होता है वो कम हो जाता है और अंडे जो होते हैं वो पानी में डूब जाते हैं, अदरवाइज वो फ्लोट करते हैं। ठीक है,
तो सबसे बढ़िया तरीका तो ये था कि पहले केरोसिन डाल दिया जाता था, अभी केरोसिन उस तरह से मिलती नहीं, ठीक है। तो किस तरह इसको देनी है ये भी यहाँ पर लिखी हुई है कि ये मौखिक रूप के बजाय, मतलब ओरली देने के बजाय ये क्या है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के माध्यम से दी जाती है और WHO के 75% प्रभावकारिता के लक्ष्य तक पहुंचने वाली पहली मलेरिया वैक्सीन बन गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर क्या है कि टेम्पो सैटेलाइट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टेम्पो सैटेलाइट। तो अगर टेम्पो का फुल फॉर्म पता चल जाए तो आधी चीज़ें यहीं सॉल्व हो जाती हैं। तो फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ, ट्रोपोस्फेरिक इमिशन मॉनिटरिंग ऑफ पॉल्यूशन, ठीक है। तो ये फुल फॉर्म है इसका। अब ये सैटेलाइट के बारे में हम लोग कुछ आसानी से आंसर कर सकते हैं। क्या पूछा हुआ है, यह भूस्थैतिक कक्षा में नासा का पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। पहले बोला हुआ है कि अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट है, मतलब पृथ्वी को अवलोकन करेगा, पृथ्वी को देखेगा, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में स्थित है, ठीक है। तो दो चीज़ें हमें इसमें पता चल गई, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है, इट विल इनेबल साइंटिस्ट टू मॉनिटर एयर पोल्यूटेंट्स एंड देयर सोर्सेज फ्रॉम स्पेस इन ग्रेटर डिटेल देन एवर बिफोर। तो नाम से ही पता चल रहा है, हाँ पोल्यूशन से रिलेटेड कुछ बात कर रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि टेम्पो इज ए स्पेस बेस्ड अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर दैट विल मॉनिटर एयर पोल्यूशन इन नॉर्थ अमेरिका। अभी बोल रहा है कि कितने स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। तो ये सबके सब स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, तीनों स्टेटमेंट, ऑल थ्री आर करेक्ट, ठीक है। एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि ये जो है भू स्थिर कक्षा में है, नासा का पहला पृथ्वी अवलोकन यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन वाला सैटेलाइट है, जो कि 10 से 12 दिन का अवलोकन प्रदान करेगा और पिछले ध्रुवीय परिक्रमा उपग्रहों से अधिक विकसित है। मतलब इससे पहले जितने भी पोलर सैटेलाइट टाइप की चीज़ें भेजी गई उनसे ज़्यादा विकसित है ये। टेम्पो जो है एक अंतरिक्ष आधारित पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट दृश्यमान विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर पर काम करता है। अंतरिक्ष आधारित मतलब स्पेस बेस्ड अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर पर काम करता है, जिसे पूरे उत्तरी अमेरिका में वायु प्रदूषण की निगरानी के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो की पॉइंट क्या है, वायु प्रदूषण की निगरानी के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। ये ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, फॉर्मल्डिहाइड जैसे वातावरण में प्रदूषकों पर प्रति घंटा उच्च रेजोल्यूशन डेटा प्रदान करता है। किस पर प्रदान करता है, ओजोन पर प्रदान करता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पर प्रदान करता है और फॉर्मल्डिहाइड पर प्रदान करता है, ठीक है ना। तो सारे कथन सही हो गए। न्यूयॉर्क के आसपास करता है, तीसरा कथन भी बिल्कुल सही है। किस तरह का है, तो पराबैंगनी दृश्यमान स्पेक्ट्रोमीटर है, यानी कि अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर के साथ काम करता है, स्पेस बेस्ड जो कि है, और ये पूरे नॉर्थ अमेरिका में क्या करेगा, मॉनिटर करेगा पोल्यूशन को। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, मैं इसको भी 2 स्टार 3 स्टार दे रहा हूँ, काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला प्रश्न देख लेते हैं जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में, जो कि 267 हम लोग का प्रश्न है। तो क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पहला ऑप्शन ये कहता है कि दिस टेलीस्कोप इज रिजल्ट ऑफ ए इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। किसके किसके बीच में कोलैबोरेशन है आपका, तो यहाँ पर नासा एंड रॉसकॉस्मॉस दिया है। तो रॉसकॉस्मॉस जो है ये रूस की अंतरिक्ष एजेंसी है। आपको पता है कि रूस और अमेरिका जो है एक तरह से आपस में इन लोग के मतभेद ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो ये इनके बीच का परिणाम तो नहीं हो सकता। तो पहला स्टेटमेंट डाउटफुल है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है वर्तमान में सूर्य पृथ्वी L2 लैग्रेंजे बिंदु के रूप में ज्ञात स्थान पर पृथ्वी की कक्षा से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर स्थित है, यानी कि इट इज़ करंटली 1.5 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम अर्थ्स ऑर्बिट एट अ लोकेशन नोन एज ए सन अर्थ L2 लैग्रेंजे 2 पॉइंट। तीसरा, यह बिग बैंग से लेकर आकाशगंगाओं, तारों और ग्रहों के निर्माण से लेकर हमारे सौरमंडल के विकास तक ब्रह्मांडीय इतिहास के प्रत्येक चरण की जांच करेगा। इट विल इन्वेस्टिगेट एवरी स्टेज ऑफ कॉस्मिक हिस्ट्री फ्रॉम बिग बैंग टू द फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सीज, स्टार्स एंड प्लैनेट टू द एवोल्यूशन ऑफ आवर सोलर सिस्टम। तो इसमें जो मैंने बताया कि पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट नहीं होगा, ठीक है, और दूसरा तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, मतलब 2 और 3 वाले स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि ओनली 2 करेक्ट आउट ऑफ 3। तो केवल 2 सही हैं 3 में से, ठीक है। है क्या, ये जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है ये आपका बेसिकली यूरोपियन स्पेस एजेंसी जिसको ESA कहते हैं, और उसके साथ साथ कनाडा का जो स्पेस एजेंसी है, इन तीनों ने मिलकर के बनाया है, और नासा ने तो बनाया ही बनाया है, मतलब कि इनके साथ का कोलैबोरेशन है इसमें, बनाया का मतलब ये है। चलिए एक बार देख लेते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, पहले वो हो गया। कह रहा है कि नासा ने 4.3 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित क्रिसमस ट्री गैलेक्सी क्लस्टर की एक छवि का अनावरण किया है। क्या है, क्रिसमस ट्री गैलेक्सी क्लस्टर की एक छवि का अनावरण किया है, जिसे जेम्स वेब टेलीस्कोप ने क्या किया है, कैप्चर किया है।
क्रिसमस ट्री गैलेक्सी क्लस्टर एक मिश्रित छवि है जो हबल से दृश्य प्रकाश और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से अवरक्त प्रकाश का मिश्रण है। एक्चुअली देखिए, जब भी कोई फोटो ली जाती है, जैसे कुछ दिन पहले न्यूज़ में आया, मुझे लगता है कि लगभग 3 साल हो रहे होंगे कि न्यूज़ में ये आया कि ब्लैक होल, या 2 साल हो रहे होंगे कि ब्लैक होल की एक फ़ोटो ली गई है। तो बेसिकली वो फ़ोटो जैसा दिखता है वैसी फ़ोटो नहीं ली जाती है। फ़ोटो कैसी ली जाती है कि फ़ोटो कई सारी ली जाती हैं। पहली फ़ोटो ली गई जिसमें ब्लैक होल का एक स्पॉट दिख रहा है और थोड़ा सा इधर प्रकाश, दृश्य प्रकाश दिख रहा है, ठीक है। दूसरे में दूसरी जगह स्पॉट दिख रहा है और इधर दृश्य प्रकाश दिख रहा है, मतलब इसके इस साइड में प्रकाश नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसी 1000 फोटो मिला करके या 10,000 फोटो मिला करके एक कंप्लीट फोटो तैयार की गई। कैसी तैयार की गई कि ऐसे एक होल दिखाई दे रहा है, इसके आसपास में जो है कुछ प्रकाशिक पुंज टाइप का ऐसे दिखाई दे रहा है और इसके अंदर में ऐसे वलय दिखाई देगा और अंदर में दिखा रहा है कि ब्लैक कलर है, ठीक है। आप एक बड़ी डाल के देख लेना ब्लैक होल पिक्चर, तो उस तरह से पिक्चर को बनाते हैं। सेम उसी तरह से इसमें दिखा रहा है कि हबल से दृश्य प्रकाश वाली ली गई हैं और जेम्स वेब टेलीस्कोप से अवरक्त प्रकाश का मिश्रण जो है क्रिसमस ट्री गैलेक्सी क्लस्टर की फोटो लेने में यूज़ किया गया है। अब किसने किसने बनाया है, सीधे बात इस पर आते हैं। तो बनाया है आपका नासा ने, यूरोपीय एजेंसी, अंतरिक्ष एजेंसी, इसको ESA बोलते हैं, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने, और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी CSA ने मिला करके बनाया है, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट जो था, जैसे कि सूर्य की L2 लैग्रेंज बिंदु के रूप में जाना जाता है, ये भी पॉइंट बिल्कुल सही है, जो कि लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। और तीसरा कहता है कि अब तक का सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली इंफ्रारेड अंतरिक्ष दूरबीन है। याद रखिएगा, इंफ्रारेड अंतरिक्ष दूरबीन है। हबल टेलीस्कोप का उत्तराधिकारी है, मतलब हबल के बाद जेम्स वेब टेलीस्कोप उसको जो है रिप्लेस किया है। उन आकाशगंगाओं की तलाश करके बिग बैंग के ठीक बाद की घटनाओं को देखा जा सकता है, ऐसा ही काम कर रहा है। मतलब बेसिकली क्यों भेजा जाता है, तो क्यों लगाया जाता है टेलीस्कोप, तो जेम्स वेब टेलीस्कोप या कोई भी टेलीस्कोप, जो बिग बैंग एक हुआ था, जो मान्यता है कि पहले जो है पूरी यूनिवर्स एक मटर के दाने के बराबर था और फिर उसमें विस्फोट होता है और सारा पदार्थ जो है स्पेस में फैल जाता है, तो उसी के बारे में जांच पड़ताल करने के लिए टेलीस्कोप्स जो है लगाए गए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में खबरों में देखा गया JN.1 किससे संबंधित है। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न सबको पता होगा, तो इस पर कोई टिक नहीं लगाना है, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। सब वेरिएंट है ये कोविड-19 का और इसमें ठीक वैसे ही सिम्टम्स होते हैं जैसे कि कोविड्स में होते हैं। कोविड में क्या होता है कि भाई एक रनिंग नोज़ हो जाती है, ठीक है। कभी कभी आपको क्या बोलते हैं कि गैस्ट्रोनॉमिकल भी कुछ दिक्कत होती है कि पेट दर्द हो रहा है या इस तरह की स्थिति है, ठीक है। और सर दर्द होता है, बॉडी एक होता है, तो सेम वैसा ही फिनोमेना इसमें भी देखा जाता है। JN.1 जो है, याद रखिएगा, कोविड का ही एक सब वेरिएंट है, ठीक है। तो सब वेरिएंट है, चीन और अमेरिका में ये फैल रहा था। सेम वही चीज़, खराश, सिर दर्द, हर का गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल लक्षण, जैसे पेट दर्द, दस्त इत्यादि देखे जाते हैं। और इसका पूरा नाम है JN.1 BA.2.86 पिरोला वेरिएंट वायरस से ये विकसित हुआ और पिछले साल सितंबर में जो है तबाही मचा रहा था। स्पाइक प्रोटीन, जो स्पाइक प्रोटीन होती है, उसके अतिरिक्त एक उत्परिवर्तन इसमें दिखाया जा रहा है, यानी कि कुछ म्यूटेशन के थ्रू बना हुआ है। अगला प्रश्न आता है दूरसंचार विधेयक 2023 को लेकर के। तो एक बार प्रश्न को पढ़ लेते हैं, क्या प्रश्न कह रहा है। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर रहा हूँ हल्का सा, ठीक है। चलिए, आशा करता हूँ कि अब क्लियर दिख रहा होगा। तो प्रश्न कहता है दूरसंचार विधेयक के संबंध में, पहला, द टेलीकॉम बिल 2023 एम्स टू अमेंड एंड कंसोलिडेट द लॉज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट, एक्सपेंशन एंड ऑपरेशन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज एंड नेटवर्क्स, स्पेक्ट्रम असाइनमेंट एंड रिलेटेड मैटर्स। मतलब जो दूरसंचार विधेयक 2023 है, उसका उद्देश्य है कि दूरसंचार सेवाओं और नेटवर्क का विकास करेगा, उसका विस्तार करेगा, संचालन करेगा, स्पेक्ट्रम का कार्यभार और संबंधित मामलों से संबंधित कानून को संशोधित और समेकित करेगा। तो पहला स्टेटमेंट तो ऑलमोस्ट करेक्ट लग रहा है अभी तक। दूसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं, कहता है कि इट रिप्लेसेस द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट। अब थोड़ा सा ये टेक्निकल पॉइंट हो जाता है क्योंकि इसमें फैक्ट दे दिया है, ठीक है। तो इट रिप्लेसेस द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885, द इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट 1933 एंड द टेलीग्राफ अनलॉफुल प्रोफेशन एक्ट 1950। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, या भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885, भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम 1933 और टेलीग्राफ तार अधिनियम 1950 को प्रतिस्थापित करता है, ठीक है। और तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि विधेयक सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में और आपात स्थिति के दौरान दूरसंचार सेवाओं पर स्थायी नियंत्रण लेने और संदेशों को रोकने का अधिकार देता है। द बिल empowers द गवर्नमेंट टू टेक परमानेंट कंट्रोल ओवर टेलीकॉम सर्विसेज एंड intercept messages in
द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड ड्यूरिंग इमरजेंसीज। तो इसका आंसर है ओनली 2, केवल 2 स्टेटमेंट करेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट क्यों गलत है ये मैं बताता हूँ आपको। बाकी ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, इसके जो डेटा है वो भी एकदम एग्जैक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि कहता है विधेयक सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में और आपात स्थिति के दौरान दूरसंचार सेवाओं पर स्थायी नियंत्रण लेने। ठीक है, ऐसा नहीं होता है, आप स्थायी नियंत्रण नहीं ले सकते हो। हाँ, पार्शियली कुछ समय तक उस पर नियंत्रण ले सकते हो, लेकिन जब वो स्थिति आपातकालीन स्थिति खत्म हो जाएगी तो उस पर नियंत्रण आपको छोड़ देना होगा। तो अस्थायी नियंत्रण के बारे में ये आपको राइट देता है। ठीक है, सेम वही चीज़ यहाँ पर भी लिखी हुई है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव है। ठीक है, अभी वर्तमान में चेंजेस थोड़े हुए हैं, वो मैं आपको किसी दिन अपडेट कर दूंगा। इस प्रश्न के समय वही थे। चलिए, अगला प्रश्न है कि वैश्विक नवीकरणीय और ऊर्जा दक्षता प्रतिज्ञा के बारे में कुछ कथन दिए हुए हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ग्लोबल रिन्यूएबल एंड एनर्जी एफिशिएंसी प्लेज। 3 स्टार इसको दे रहा हूँ, एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला देता है कि एट COP 118 कंट्रीज, 118 देश साइंड अ प्लेज टू ट्रिपल ग्लोबल ग्रीन एनर्जी कैपेसिटी। कितना करने के लिए? ट्रिपल ग्लोबल ग्रीन एनर्जी इफिशियंसी को। तो 118 देशों ने विश्व हरित ऊर्जा क्षमता को तिगुना करने की प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर किया है। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा कहता है इसके लिए देशों को ऊर्जा दक्षता में सुधार की वैश्विक औसत दर को दोगुना करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि दिस रिक्वायर्स कंट्रीज टू डबल द ग्लोबल एवरेज एनुअल रेट ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट्स। ये भी बातें कही गई हैं। तीसरा चीज़ है कि भारत इस प्रतिज्ञा का भागीदार है, इंडिया इज ए पार्टनर ऑफ दिस प्लेज। तो ये स्टेटमेंट गलत है, हालांकि काफ़ी डाउट पैदा करती है जब इस तरह की स्टेटमेंट एग्जामिनेशन में आती है, तो इसीलिए क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इंडिया इसका पार्टनर नहीं है इस प्लेज में, इस प्रतिज्ञा में भारत साथ नहीं दिया है, क्योंकि इंडिया और चाइना दोनों ने ये कहा है कि अभी जो है हम लोग अपने कोल ईंधन से ही, जो फॉसिल फ्यूल है कोल, उससे हम लोग बहुत सारे प्लांट रन कर रहे हैं और हमें पूरी तरह से ग्रीन होने के लिए, ठीक है, या ग्लोबल ग्रीन एनर्जी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए समय की थोड़ी मांग है। ठीक है, तो इसलिए केवल 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला और दूसरा। एक बारी देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन कि COP 28 में 118 देशों ने 2030 तक 11,000 गीगावाट्स को लक्षित करते हुए विश्व की हरित ऊर्जा क्षमता को तिगुना करने के लिए एक प्रतिबद्धता जाहिर की या व्यक्त की। प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए 2030 तक ऊर्जा दक्षता सुधार के वैश्विक औसत दर को 2% से दुगुना करके 4% से अधिक करने की आवश्यकता है। इसका प्राथमिक लक्ष्य उत्सर्जन को कम करना है और 2015 के पेरिस समझौते के अनुरूप वैश्विक औसत तापमान वृद्धि को 2 डिग्री से नीचे रखना है। ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्राथमिक लक्ष्य क्या कह रहा है कि उत्सर्जन को, जो भी इमिशन हो रहा है, उसको कम करना है। और 2015 के जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर को 2 डिग्री से अधिक नहीं बढ़ने देना है। ठीक है, या 2 डिग्री के नीचे सीमित रखना है। इसमें सबसे विशेष बातें हैं, जो प्रतिज्ञा की विशिष्टताएं हैं या प्लेज का जो फोकस पॉइंट है वो ये है, क्योंकि ये COP 28 के एजेंडे में शामिल नहीं था, इसलिए कानूनी बाध्यता नहीं है। तो पहला पॉइंट ये हो गया कि देयर इज नो लॉ बाइंडिंग, या इसको दूसरी तरह से कह सकते हैं कि इट इज दिस प्लेज इज नॉट अबाइडेड बाय लॉ। दूसरा है कि COP 28 नवीकरणीय ऊर्जा को 3 गुना करने पर भी विचार करेगा, जिसके परिणामों की अधिक प्रत्याशा है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता ही दिया है। सबसे लास्ट पॉइंट देखते हैं कि भारत और चीन ने कोयले के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से बंद करने के लिए और कोयले से चलने वाले नए बिजली संयंत्रों में निवेश को रोकने के लिए आह्वान पर आपत्ति व्यक्त करते हुए भाग नहीं लेने का विकल्प चुना है। क्योंकि अभी भारत में और चाइना में भी होगा सिमिलरली कि बहुत सारे प्लांट हमारे कोल से चल रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया। तो ऐसा नहीं हो सकता कि एकाएक हम लोग कम कर दें कि ग्लोबल टेम्परेचर को, भाई COP जो आपका पेरिस एग्रीमेंट था उसके अकॉर्डिंग अगर 2 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं बढ़ने देना है, उसके नीचे सीमित करना है, तो हम अपने सारे प्लांट बंद कर दें। ऐसा नहीं हो सकता। हम चरणबद्ध तरीके से करेंगे कि चलो अगले 5 साल में कुछ बंद कर दिया, फिर अगले 5 साल में कुछ बंद कर दिया, फिर अगले 5 साल, तो धीरे धीरे स्विच होती हैं चीज़ें। इसलिए भारत और चीन जो है इस प्लेज में साथ नहीं दिए हैं। अगला प्रश्न है, काफ़ी इजी सा प्रश्न है, केवल डेटा और नाम याद करिएगा, आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न ये है, व्हाट इज़ द पिन्ना नोबिलिस। तो पिन्ना नोबिलिस को याद कर लीजिए, जो कि न्यूज़ में था आपका। तो पिन्ना नोबिलिस क्या है? पिन्ना नोबिलिस जो है आपका एक भूमध्य सागर में पाए जाने वाला मरीन मोलस्क है। क्या है?
हाँ ठीक बता रहा था मैं। मरीन मोलस्क ऑफ ए मेडिटेरेनियन सी, यानी कि भूमध्य सागर में पाया जाने वाला मोलस्क है, यानी कि घोंघे की प्रजाति है। जो मैंने कल भी बताया कि जो घोंघा, सीप, स्नेल जिसको बोलते हैं, वो पाया जाता था, बजरी में पाया जाता है या बारिश होती थी तो भी पाया जाता है। बायोडाइवर्सिटी थोड़ी चेंज हो रही है, तो अमूमन अब घरों के पास तो मैं नहीं देखता हूँ कि वो पाया जा रहा है, बट कभी कभार पानी वानी में या गाँव के इलाकों में वो अभी भी देखा जाता है। तो मरीन मोलस्क है जिसका नाम है पिन्ना नोबिलिस, नाम याद रखिएगा। तो बस उतना ही जानना है, ठीक है। फैन मसल के रूप में जाना जाता है, भूमध्य सागरी का मरीन मोलस्क होता है ये। चलिए अगला है अमृत। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसको 4 स्टार दे रहा हूँ, एग्जामिनेशन में आने की संभावना है। अमृत, जिसका नाम है आर्सेनिक एंड मेटल रिमूवल बाय इंडियन टेक्नोलॉजी, इज ए वाटर प्योरिफिकेशन टेक्नोलॉजी डेवलप्ड बाय। तो अमृत नाम का एक आर्सेनिक और धातु निष्कासन टाइप की प्रक्रिया या शोधन तकनीक विकसित की गई है। किसके द्वारा? तो आईआईटी मद्रास के द्वारा इसको विकसित की गई है। इसमें से क्या किया जाएगा? अमृत एक टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं जिसका नाम है आर्सेनिक एंड मेटल रिमूवल। तो जो भी पोर्टेबल वाटर है, जो भी पिबनीय या पीने योग्य जल है, उसमें से आर्सेनिक और मेटल को जो है रिमूव कर रहे हैं एक प्योरिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू। किसके द्वारा इसको खोजा गया है? तो आईआईटी मद्रास के द्वारा खोजा गया है। नाम याद रखिएगा, हो सकता है कि अमृत का फुल फॉर्म भी पूछ दे आपसे, ठीक है। तो आर्सेनिक और धातु निष्कर्षण, इतनी चीज़ दिमाग में रखोगे अगर तो चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। तो उसी के बारे में यहाँ पर दे रहा है। क्या यूज़ करता है? तो प्रौद्योगिकी नैनो स्केल आयरन ऑक्सी हाइड्रोक्साइड का उपयोग करती है और उसके सहायता से जो है आर्सेनिक और जो भी मेटल्स हैं, हैवी मेटल्स, उसको निकालती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है स्टैटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। आए दिन जो है डाउन सिंड्रोम के बारे में प्रश्न पूछता रहता है, सिमिलर उसी तरीके का प्रश्न पूछा है। तो करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्टैटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो 4 स्टार इस पर भी दे रहा हूँ मैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि डाउन सिंड्रोम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 3 कथन दिया हुआ है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डाउन सिंड्रोम। फर्स्ट स्टेटमेंट इज डाउन सिंड्रोम इज अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कॉज्ड बाय जेनेटिक ऑर्डर। तो देखिए, नॉन कम्युनिकेबल का तो पता नहीं होता है। नॉन कम्युनिकेबल मतलब कि संक्रमण से नहीं फैलता, एक दूसरे से खांस होती है तो नहीं फैलेगा, लेकिन ये जो है जेनेटिक डिसऑर्डर एक तरह का है, लेकिन वो आपका ये रीज़न नहीं है जिस कारण से, जैसे पहला स्टेटमेंट पूरा एग्जैक्टली क्या कहता है कि डाउन सिंड्रोम अनुवांशिक विकार के कारण होने वाला एक गैर संचारी रोग है। तो अनुवांशिक विकार के कारण होने वाला नहीं है। सेल में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे जो जीन होते हैं उसमें जो 21वां जीन है, जो शायद दूसरे में दिया भी है कि ट्राइसोमी 21 भी कहा जाता है, 21वां जो गुणसूत्र होता है, क्रोमोसोम जो होता है, उसमें अगर एक एक्स्ट्रा आ जाए या कोई प्रतिलिपि बन जाए तो डाउन सिंड्रोम होता है, ठीक है। आदमी उसमें थोड़ा मंगोलाइट टाइप हो जाता है। तो ये जो है पहला स्टेटमेंट तो क्लियरली सही नहीं लग रहा है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। और ये अभी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये नाम करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है कि जोलगेंसमा जो है ये एक वैक्सीन है जो कि डाउन सिंड्रोम को ठीक करने का दावा कर रही है। तो इस हिसाब से 2 ही स्टेटमेंट करेक्ट होना चाहिए, दूसरा और तीसरा, ठीक है। एक बारी देख लेते हैं आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट मैंने बताया कि व्याख्या देखते हैं कि डाउन सिंड्रोम असामान्य कोशिका विभाजन से उत्पन्न इस कारण से होने वाला एक अनुवांशिक विकार है जिसके कारण गुणसूत्र 21 की एक अतिरिक्त पूर्ण या आंशिक प्रतिलिपि बनती है। यह अधिशेष आनुवांशिक सामग्री डाउन सिंड्रोम से जुड़े विशिष्ट नकारात्मक शारीरिक परिवर्तनों में योगदान करती है। अतः एक सही या 2 गलत है। चलो फिर बात आता है कि डाउन सिंड्रोम का सामान्यतः तो कोई इलाज नहीं है, लेकिन जोलजेंसमा जो आती है एक AAV वेक्टर का उपयोग करती है। इसे 2 वर्ष से कम उम्र के बाल रोगियों में स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के इलाज के लिए अनुमोदित किया गया है, जिसके सर्वाइकल मोटर न्यूरॉन 1 जीन में द्विएलील परिवर्तन होता है। अतः 3 जो है गलत है, ठीक है। तो 3 भी गलत हो गया और 1 भी गलत है। तो इस हिसाब से क्या पूछा है, कितने कथन सही नहीं है, ठीक है। ओके ठीक है। तो 2 कथन सही नहीं है, एक तो ये सही नहीं है और पहला भी सही नहीं है, तो उस हिसाब से केवल 2 जो है आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, COP28 के नज़रिए से भी महत्वपूर्ण है, और चूंकि एग्ज़ाम कैंसिल हुआ तो इस नाते ये आने के चांसेस भी इसके ज़्यादा हो जाते हैं। GRCA एक बार और हम लोग बात कर चुके हैं, ग्लोबल रिवर सिटीज़ कोएलिशन के बारे में बात करता है। कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है, आज मैंने ये गलती कर दी, सबसे पहले यही पढ़ना है कि क्या पूछा हुआ है। तो पहला है कि दुबई में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में
राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने वैश्विक नदी शहर गठबंधन लॉन्च किया। ऑल एट द यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इन दुबई द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा लॉन्च्ड द ग्लोबल सिटीज़ रिवर सिटीज़ कोएलिशन। तो बिल्कुल सही है, दुबई में COP28 के दौरान लॉन्च हुआ था। ठीक है, दूसरा कहता है कि विश्व नदी शहरों में डेन हॉग नीदरलैंड, एडिलेड ऑस्ट्रेलिया और स्लोज नोक हंगरी शामिल हुए हैं। तीसरा कहता है कि गठबंधन में 11 देशों के वैश्विक शहरों को शामिल करता है, बिल्कुल करेक्ट है ये, और ये दूसरा भी करेक्ट है। और चौथा कहता है कि गठबंधन का सचिवालय जल शक्ति मंत्रालय में स्थापित किया गया है। चूँकि जल शक्ति मंत्रालय इनिशिएटिव लिया था, लेकिन यहाँ पर सचिवालय स्थापित नहीं किया गया है। सचिवालय जो आपका है वो NIUA यानी कि ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, राष्ट्रीय शहरी मामलों के जो इंस्टीट्यूट है वहाँ स्थापित किया गया है। तो एक बार एक्सप्लेनेशन इसका आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है, NMCG के द्वारा, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। मैं अभी बार बार बोल दे रहा हूँ आप लोगों से कि एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है किसी भी एग्ज़ाम में। यहाँ पर आप लोग बस ये संस्थान का नाम याद रखिए कि गठबंधन का जो सचिवालय है उसका मुख्यालय इसमें राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स में स्थापित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न आता है 275वां। कह रहा है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने एग्जाम पेपर लीक को रोकने के लिए एक मजबूत कानून बनाने की घोषणा की है। तो आपको ही पता है कि पिछले एक हफ्ते 10 दिन में तो देखा होगा आपने पिछले एक महीने 10 दिन में किस तरह से जो है पेपर लीक हुआ है, और NTA भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि बहुत सारी उठापटक चल रही है उसमें, लेकिन फिर भी काउंसलिंग कराने के लिए जो है पूरी तरह से तत्पर है। अब जो भी हो उसके लिए, बट सरकार को चाहिए कि एक ऐसी नीति बनाए जैसे कि मध्य प्रदेश ने बनाई है। किसने बनाई है? मध्य प्रदेश ने बनाई है कि पेपर लीक को रोकने के लिए एक मजबूत कानून बनाने की घोषणा कर दी है। तो बस याद रखिएगा कि वो स्टेट मध्य प्रदेश है। ठीक है, यूपी में भी कुछ इस तरह की बातें जो है योगी जी ने बोली थी। अब देखिए क्या होता है। चलिए आप बता दीजिए मुझे कि यूपी में और MP में विधानसभा की कितनी कितनी सीट है क्रमशः। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का नया मुख्यमंत्री बना है। तो सीधे नाम याद रखते हैं, चंपई सोरेन बने हैं। ठीक है, चंपई हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक दल ने परिवहन मंत्री चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता चुन लिया है, और चंपई सोरेन जो है 5 बार विधायक रहे थे। तो सीधे याद रखिए कि झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो चंपई सोरेन है। GPS के बारे में दो स्टेटमेंट देता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सैटेलाइट बोलते हैं जिसको। पहला देता है कि अमेरिकी रक्षा विभाग ने वर्ष 1973 में GPS का कार्यक्रम शुरू किया और 1978 में पहला उपग्रह लॉन्च किया। दैट इज द US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस स्टार्टेड द GPS प्रोग्राम इन द ईयर 1973 एंड लॉन्च्ड द फर्स्ट सैटेलाइट इन द ईयर 1978। ओके, तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट, द मॉडर्न GPS सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन कंसिस्ट ऑफ 6 सैटेलाइट्स रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इन 6 ऑर्बिट्स। तो कह रहा है कि आधुनिक GPS उपग्रह समूह में 6 उपग्रह शामिल हैं जो 6 कक्षाओं में पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है। टोटल 24 उपग्रह जो है इसमें शामिल है। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो केवल करेक्ट हो जाएगा। आ जाते हैं ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम या GPS के बारे में। आप लोग भी नाम सुन रखे होंगे। इसके बारे में जानते हैं कि अमेरिकी रक्षा विभाग ने 1973 में GPS कार्यक्रम शुरू किया, 1978 में पहला उपग्रह लॉन्च किया। अतः एक सही हो जाता है। आधुनिक जो अभी मॉडर्न GPS चल रहा है उसके समूह में टोटल 24 उपग्रह जो शामिल है जो 6 कक्षाओं में पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे हैं। सॉरी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है मिशन शक्ति से रिलेटेड। तो 2 स्टेटमेंट दिए हैं। इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिजाइन टू एनहांस एफर्ट्स टू इंश्योर सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। ठीक है, तो मिशन शक्ति बहुत सारे स्कूलों में, कॉलेजों में चलाया जा रहा था। जो लोग भी थोड़ा बहुत रिलेट करते होंगे खुद से वो जान रहे होंगे। तो पहला स्टेटमेंट ये दे दिया। दूसरा स्टेटमेंट दिया कि 15वें वित्त आयोग की अवधि के लिए मिशन शक्ति का कुल स्वीकृत परिव्यय कितना है? 20,989 करोड़ रुपए है। बिल्कुल करेक्ट है। जो पूरी तरह से केंद्र द्वारा वहन किया जाएगा ये गलत है। ये पूरी तरह से सेंट्रली स्पॉन्सर्ड नहीं है। इसमें क्या होगा कि 5,000 कुछ करोड़ रुपया स्टेट देगी और 15,000 जो कुछ करोड़ रुपया है वो आपकी सेंट्रल देगी। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दूसरे में थोड़ी सी गलती है। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। यहाँ पर देख सकते हो कि महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार जो है प्रतिज्ञा को पूरा करना चाह रही है। टोटल परिव्यय जो मिशन शक्ति में है वो है 20,989 करोड़ यानी कि 20,989 करोड़, जिसमें केंद्र का हिस्सा 15,761 करोड़ रुपए और राज्य का हिस्सा 5,228 करोड़ या 5,228 5,228 करोड़ रुपए है। इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत है। आ जाइए अगला प्रश्न कह रहा है
कि निम्नलिखित में से कौन चेचक और पोलियो से होने वाली मृत्यु दर को समाप्त करने में भारत का पहला राज्य था? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वॉज द फर्स्ट स्टेट इन द इंडिया टू एलिमिनेट मोर्टेलिटी फ्रॉम स्मॉल पॉक्स एंड पोलियो? आपको बताना है, हाँ, क्वेश्चन ये बताना है कि स्मॉल पॉक्स को इंडिया में कब इरेडिकेट हुआ, उन्मूलन कब हुआ? ठीक है, उन्मूलन कब हुआ? कमेंट बॉक्स में आप इसको बताओ मुझे। उसके साथ साथ बता दो वर्ल्ड लेप्रोसी डे, कुष्ठ दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तमिलनाडु स्टेट है जिसने स्मॉल पॉक्स और पोलियो को सबसे पहले एलिमिनेट कर दिया मोर्टेलिटी को देखते हुए, मतलब मृत्यु दर को समाप्त करने वाला जो है पहला राज्य बना था आपका कौन? तमिलनाडु। ठीक है, यहाँ पर स्टेटमेंट दिया हुआ है। चलिए आइए, अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रतिवर्ष विश्व रोगी सुरक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। आज का लेक्चर बस यहीं पे रोक देता हूँ। 20 क्वेश्चंस बचे हैं जो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देख लेंगे, और जो भी नई सीरीज आने वाली है मैंने कई बार बता दिया आपको कि करंट अफेयर मंथली भी कवर करेंगे। एग्जाम में जब बैठोगे ना यार तो एक बार सोचोगे कि सर ने कितना बढ़िया कवर करा है। मैं अपने ओर से पूरा 100% देने की कोशिश करूँगा और आशा करूँगा कि आप लोग भी जो मंथली हम लोग कवरेज लेकर के आएंगे उसको अप्रिशिएट करोगे और अपने दोस्तों में जो है बताओगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। ये टोटल 50 मिनट के आसपास का लेक्चर बना है। अपना ध्यान रखिए, बारिश का मौसम आ रहा है, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाहर की चीज़ें कम खाइए और एग्ज़ाम पर फोकस किए रहिए। अभी से टोटल मुझे लगता है कि 115 उस दिन अगर हम लोग माने 113, तो आज से 111 दिन जो है टोटल बचे हुए हैं एग्जामिनेशन में, जिसमें 15 दिन रिवीजन अतिरिक्त है। ठीक, तो पढ़ाई करते रहिए। 111 दिन में बहुत कुछ हो सकता है। अगर आप पढ़ाई आज से स्टार्ट कर रहे हो तो पूरी करंट की वीडियो देख डालो, ये 10 वीडियो 14 वीडियो के आसपास है। ठीक है, और भी जितने आने वाली है उसको फॉलो करो, उसके साथ साथ में स्टैटिक के जो भी पोर्शन चलेंगे उसको फॉलो करो और खुद से थोड़ा सा सेल्फ स्टडी करते रहिए, कम से कम 2 घंटे की। ठीक है, एग्जाम टाइम में मैं बताऊंगा कि किस तरह से सेल्फ स्टडी को और अधिक बढ़ा देना है। बाकी टाइम आप वीडियो देख करके काम चला सकते हो। चलो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।